तो आज हम लेके आए हैं जिम कॉर्बेट के बुक माई इंडिया का चैप्टर 3 मोती। मजबूत हाथ पैरों वाले मोती के नजाकत भरे और तीखे नए नक्श वैसे ही थे जैसे कि हिंदुस्तान में ऊंची जाति के कुलीन लोगों को विरासत में मिलते हैं। अभी उसकी मसें भीग ही रही थी कि उसके माँ बाप की मौत हो गई और वह परिवार की पूरी जिम्मेदारी जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे मोती के कंधों पर छोड़ गए। गनीमत सिर्फ यह थी कि उसका परिवार छोटा सा था, जिसमें उससे सिर्फ एक छोटा भाई और एक बहन थे। उस वक्त मोती की उम्र 14 वर्ष की थी और उसकी शादी हुई 6 साल हो चुके थे। अपने परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आने के बाद सबसे पहले उसने जो काम किए उनमें सबसे अहम था कि वह अपनी 12 बरस उम्र की दुल्हन का गोना करा लाया था। अपनी बीवी को उसने शादी के दिन के बाद से नहीं देखा था। उसकी ससुराल काला डूंगी से कुछ दूर कोटा दून में थी। मोती को विरासत में 6 एकड़ का खेत मिला था। उसे संभाल पाना 4 बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए मोती ने एक बटाईदार रख लिया जिसे कुमाऊं में सागी कहा जाता है। सागी को उसकी दिन रात मेहनत के बदले मुफ्त में रहना और खाना पीना भी मिलता है, साथ ही पैदावार का आधा हिस्सा। कभी सिर पर तो कभी कंधों पर लंबी दूरियों तक ढोकर लाई गई लकड़ी और बांसों से बनी उनकी झोपड़ी अक्सर मरम्मत मांगती रहती थी, क्योंकि इस इलाके में आने वाले तूफान झुग्गियों को तोड़ देते थे। झोपड़ी की लगातार मरम्मत करना मोती और उसके परिवार पर बड़े बोझ के समान था। मोती का यह बोझ हल्का करने के लिए मैंने उसे एक पक्का मकान बनवा दिया था, जिसमें 3 कमरे थे और एक चौड़ा बरामदा। ये मकान 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। मोती की बीवी चूंकि उस ऊंचे इलाके से आई थी, इसलिए उसे छोड़ के बाकी सब मलेरिया के पुराने मरीज थे। अपनी फसल की रखवाली के लिए गांव के लोग पूरे गांव के इर्द गिर्द कांटों की बाड़ लगा दिया करते थे, लेकिन बेहद मेहनत भरे इस काम के बाद भी यह मरियल सी बाढ़ आवारा मवेशियों और जंगली जानवर से उनकी फसलों की हिफाजत में ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी। किसानों और उनके परिवारों को दिन रात जागकर खेत की रखवाली करनी पड़ती थी। हथियारों पर सख्ती से राशन लागू था और हमारे 40 किसानों के बीच में सिर्फ एक सिंगल बैरल भरतूल बंदूक रखने की इजाजत हमें मिली हुई थी। यह बंदूक बारी बारी से हर किसान को अपने खेत की रखवाली के लिए मिलती थी। जब एक किसान बंदूक से अपनी फसल की रखवाली करता था, तब बाकी लोगों को रात भर टीन कनस्तर बजा के अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जानवर सूअर और शाही थे। हालांकि कई बार इस बंदूक का शिकार बन चुके थे, लेकिन फसलों को इनसे होने वाला नुकसान बहुत भारी था। वजह यह थी कि एक तो हमारा गांव अलग थलग था और दूसरे यह चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इसलिए जैसे ही मेरे मुकामा घाट वाले ठेके से कुछ मुनाफा मिलना शुरू हुआ, तो मैंने गांव के चारों तरफ पक्की दीवार उठवानी शुरू कर दी। जब दीवार पूरी हो गई तो उसकी ऊंचाई 6 फीट थी और लंबाई 3 मील। इसे बनाने में 10 बरस का वक्त लगा, क्योंकि ठेके में होने वाले मुनाफे में मेरा हिस्सा बहुत छोटा था। आज यदि आप कालाडूंगी होते हुए हल्द्वानी से रामनगर आएंगे, तो बोर नदी का पुल पार कर जंगल में घुसने के ठीक पहले आपको इस दीवार का ऊपरी सिरा सड़क के साथ साथ दिखाई देगा। दिसंबर की उस सर्द सुबह अपने कुत्ते रॉबिन के साथ मैं गांव से निकल रहा था, जब रॉबिन मेरे आगे आगे दौड़ रहा था और एक के बाद एक सामने पड़ रहे भूरे तीतरों के झुंड को तंग कर रहा था। भूरे तीतरों को सताने का यह काम सिर्फ रॉबिन ही कर सकता था। गांव के लोग सूरज निकलते और डूबते वक्त तीतरों की आवाज सुन के बहुत खुश होते थे। सिंचाई के लिए बनी नहर के किनारे किनारे जमीन में जब हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी मुझे एक सुअर के खुर के निशान दिखाई दिए। इस सुअर के बड़े बड़े और ऊपर को गोल घुमे हुए दांत बहुत ही खतरनाक दिखते थे। ये सुअर भैंस के पाड़े जितना बड़ा था और गांव में सब लोग इसे पहचानते थे। किसी घुसपैठी की तरह कांटों की बाढ़ के नीचे से वह रेंग कर निकल आता था और हमारी फसलें खा खाकर खूब मोटा हो गया था। जब दीवार बनकर खड़ी हुई तो उसे कुछ फिक्र जरूर हुई, लेकिन दीवार खुरदुरी और मजबूत इरादे वाला सुअर होने के नाते जल्दी ये सुअर दीवार चढ़ना भी सीख गया। ये सुअर कई बार रखवालों की गोली का निशाना बना और अपने पीछे खून की लकीर छोड़ते हुए हर बार बच निकलता था। सुअर को लगी कोई भी गोली जानलेवा साबित नहीं हो पाई थी और सुअर पे इस सब का असर सिर्फ यही हुआ कि वह और ज्यादा होशियार और चौकन्ना हो गया। दिसंबर की सुबह सुअर के पैरों के निशान मुझे मोती के खेत पर ले आए। जब मैं मोती के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी है। उसके हाथ उसकी कमर पे है और वह आलू के खेत में हुई बर्बादी का जायजा ले रही है। सुअर ने खेत में काफी तबाही मचाई थी। आलू के गुल्ले अभी बड़े नहीं हुए थे और सुअर बहुत ज्यादा भूखा था।
रॉबिन यह देख रहा था कि सुअर किस तरफ गया होगा। तभी मोती की बीवी हमारे सिर पे आ खड़ी हुई और कहने लगी, ये सब पुनवा के बाप की गलती है। पिछली रात बंदूक ले जाने की उसकी बारी थी, लेकिन यहाँ घर पे रुकने और अपनी फसल की रखवाली करने के बजाय वो कालू के गेहूं के खेत में घात लगाकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगता था कि वहां उसे एक सांभर मार गिराने का मौका मिलेगा। जब वह कालू के खेत पर था, तब उस शैतान सुअर ने आके यहाँ इतनी बर्बादी कर डाली। हिंदुस्तान के हमारे इस हिस्से में कोई औरत अपने पति का जिक्र न उसके नाम से करती है और न ही उसके नाम से बुलाती है। बच्चे पैदा होने के पहले उसका जिक्र घर के मालिक के तौर पर किया जाता है और बच्चे होने के बाद उसे पहले बच्चे के पिता के तौर पर पुकारा जाता है। मोती के 3 बच्चे थे और पुनवा उनमें सबसे बड़ा था, इसलिए अपनी बीवी के लिए वह पुनवा का बाप था और उसकी बीवी पूरे गांव के लिए पुनवा की माँ। पुनवा की माँ हमारे गांव में सबसे मेहनती औरत तो थी ही, साथ ही उसकी जुबान भी सबसे ज्यादा तीखी थी। पुनवा के बाप की पिछली रात की गैर हाजिरी के बारे में बगैर लाग लपेट के अपनी राय जाहिर करने के बाद उसका अगला निशाना मैं बना। मुझे भी खरी खोटी सुनाते हुए उसने कहा कि मैंने यह दीवार बनवा के अपना ही पैसा बर्बाद किया है। ऐसी दीवार का क्या फायदा जिसे एक सुअर पार कर ले और पुनवा की माँ के आलू खा जाए। उसने आगे कहा कि यदि मैं सुअर का शिकार नहीं कर सकता तो मुझे दीवार की ऊंचाई कुछ फुट और करवा देनी चाहिए ताकि सुअर उसे पार न कर सके। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब इस तूफान के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे तभी मोती लौट आया। मैंने सीटी बजाकर रॉबिन को बुलाया और वहां से खिसक लिया, तूफान का मुकाबला करने के लिए मोती को वहां छोड़कर। उस शाम सुअर के पैरों के निशान देखते हुए मैं दीवार की पतली परली तरफ 2 मील आगे निकल गया, बीच बीच में पगडंडियां पार करते हुए और थोड़ी दूर तक बोअर नदी के किनारे। सुअर के पैरों के निशान देखते देखते मैं जहां जा पहुंचा वहां कांटेदार झाड़ियों और लंटाना का घना झुरमुट था। इस झुरमुट के किनारे मैंने पोजीशन ले ली। इस बात की आधी आधी उम्मीद थी कि निशाना लगाने के लिए काफी रोशनी रहते हुए सुअर अपनी आड़ से बाहर निकल आए। नदी किनारे एक चट्टान के पीछे मेरे पोजीशन लेने के थोड़ी देर बाद ही जंगल के ऊपरी सिरे से एक सांबर चिल्लाने लगा। यह वही जंगल था जहां आगे चलकर मैंने बैचलर ऑफ पावलगढ़ को अपना निशाना बनाया। फिलहाल ये सांबर जंगल के जानवरों को शेर की मौजूदगी की खबर दे रहा था। 2 हफ्ते पहले 3 बंदूकधारियों की पार्टी 8 हाथियों के साथ कालाडूंगी आई थी। उनका सीधा मकसद था शेर का शिकार करना। जिस शेर का शिकार उन्हें करना था वह जंगल के उस हिस्से में उन दिनों डेरा डाले हुआ था जहां का लाइसेंस मेरे पास था। बंदूकधारियों की पार्टी ने जंगल का जो ब्लॉक शिकार के लिए लिया था वह मेरे ब्लॉक के बाजू में था। बोअर नदी दोनों ब्लॉकों के बीच की सरहद का काम करती थी। बंदूकधारियों की पार्टी ने शेर को ललचाने के लिए नदी के उस पार 14 जवान भैंसे बंधवा दिए थे। इनमें से 2 भैंसे तो शेर खा गया और बाकी 12 लापरवाही और देखभाल न होने की वजह से मर गए थे। पिछली रात करीब 9 बजे मैंने एक भारी बंदूक की आवाज भी सुनी थी। मैं चट्टान के पीछे करीब 2 घंटे बैठा रहा। सांबर की आवाज मुझे सुनाई देती रही, लेकिन सुअर की झलक मुझे नहीं मिली। जब शूटिंग लायक रोशनी नहीं बची तब मैंने नदी पार की और कोटा रोड से होते हुए आगे चल पड़ा। कहीं मैं आराम से चल रहा था तो कहीं चौकन्ना होके। रास्ते में पड़ने वाली गुफाएं पार करते वक्त मैं फिर चौकन्ना हो गया। यहाँ पे एक बड़ा अजगर रहता था। यही जंगल महकमे के बिल वैली ने पिछले महीने 12 फुट लंबाई का अजगर मारा था। गांव के दरवाजे पर पहुंच के मैंने चिल्ला के मोती से कहा कि कल पोफटते ही वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहे। बरसों बरस तक मोती कालाडूंगी के जंगलों में मेरे साथ जाता रहा था। वह समझदार और होशियार था। उसकी निगाहें तेज थी और कान पतले। वह जंगल में बगैर आवाज के चल सकता था और एक आदमी को जितना बहादुर होना चाहिए उतना बहादुर भी था। तयशुदा वक्त पर मिलने में वह कभी लेट नहीं हुआ। ओस से भीगे जंगल में चलते हुए हम जंगली जानवरों और परिंदों की मिलीजुली आवाजें सुन रहे थे। मैंने उसे पिछली शाम लगातार आवाज लगाती मादा सांबर के बारे में बताया और अपना शक जाहिर किया कि वो मादा सांबर अपने बच्चे को शेर के हाथों मारे जाते हुए देख रही थी और शेर पर निगाह रखने के लिए वह रुकी हुई थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सांबर की लगातार चिल्लाहट की इसके अलावा और कोई वजह मैं नहीं बता सकता। मोती के मन में इस बात की उम्मीद जग गई कि शायद ये ताजा शिकार उसके हाथ लग जाए। यह सोचकर वह बड़ा खुश हो गया, क्योंकि अपने पैसे से तो वह महीने में एक बार ही अपने परिवार के लिए मीट खरीद सकता था। शेर या तेंदुए के हाथों मारा गया सांबर, चीतल या सुअर उसके लिए खुदा की भेजी गई नियामत के बराबर था। कल शाम जिस सांबर की मैंने लगातार आवाज सुनी थी वह मेरे हिसाब से मेरे उत्तर में कोई 1500 गज दूर था। आज जब हम यहाँ पर पहुंचे तो शेर के मारे जानवर की लाश हमें नहीं मिली। हमें जमीन पे खून, बाल या घसीटे जाने के निशानों की तलाश शुरू की।
इन निशानों की मदद से हम शेर का शिकार बने जानवर तक पहुंच सकते थे। मेरे दिमाग में यह बात एकदम साफ थी कि हमें ढूंढने पर मारा गया जानवर जरूर मिलेगा, और यह भी कि मारने वाला जानवर शेर ही है। इस जगह पहाड़ की तलहटी से शुरू होने वाली दो उथली सी कुछ 100 गज लंबी गहराइयां मिलती थी। ये गहराइयां ले के करीब करीब समानांतर थी। दोनों के बीच में करीब 30 गज की दूरी थी। मोती ने मुझे सुझाया था कि वह सीधे हाथ वाली गहराई में आगे बढ़ेगा और मैं दूसरी वाली में। चूंकि दोनों गहराइयों के बीच उगी झाड़ियां काफी नीचे थी, हम दोनों के बीच दूरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने मोती की बात मान ली। अभी हम बहुत ही धीमे चल रहे थे, बहुत ध्यान से नजरें गड़ाए जमीन के चप्पे चप्पे की जांच करते हुए चल रहे थे कि मेरी निगाह मोती की तरफ गई, और तभी वह झटके से उल्टे कदमों से पीछे को लपका। वह जोर से चीख रहा था। फिर वह एकदम घुमा और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा। उसके हाथ हवा में इस तरह घूम रहे थे जैसे वह मधुमक्खियों के झुंड से अपने को बचा रहा हो। साथ ही साथ वह जोर से चिल्ला भी रहा था। जंगल में जहां एक सेकंड पहले पूरा सन्नाटा हो, वहां अचानक इंसान की आवाज सुनना बड़ा ही डरावना तजुर्बा है। उसका बयान कर पाना नामुमकिन है। कुदरती तौर पे मुझे समझ में आ गया कि वहां क्या हुआ होगा। अपनी निगाहें धरती में चिपकाए हुए खून या बाल ढूंढते हुए मोती यह नहीं देख सका था कि वह किधर जा रहा है, और वह सीधे शेर के सिर पर जा खड़ा हुआ। शेर के पंजों से वह कितना घायल हुआ था यह तो मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि झाड़ियों के ऊपर मुझे सिर्फ उसका सिर और कंधे दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी बंदूक का निशाना मोती के 1 फुट पीछे ले रखा था, और भागते हुए मोती के साथ साथ राइफल की नाल भी घूम रही थी। मोती के पीछे कुछ भी हरकत दिखने पर मैं फायर करने को तैयार था, लेकिन मुझे यह देखकर भारी राहत हुई कि मोती के पीछे कोई नहीं था। और जब मुझे लगा कि मोती 100 गज आगे आ चुका है और अब खतरे की बात नहीं है, तो मैंने उसे जोर से चिल्ला के रुकने के लिए कहा। मैंने उसे यह भी कहा कि मैं आ रहा हूं, और फिर कुछ गज पीछे हटा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि शेर ने अपनी पोजीशन बदली है या नहीं। फिर मैं तेजी से उस उथली गहराई में मोती की तरफ दौड़ पड़ा। वह अपनी पीठ एक पेड़ से टिकाए खड़ा था। मुझे ये देखकर भारी राहत मिली कि उसके शरीर पे कहीं खून के निशान नहीं थे, और जहां वह खड़ा था वहां जमीन पर भी खून के निशान नहीं थे। जैसे ही मैं मोती के पास पहुंचा, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, और जब मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं हुआ, तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या शेर उस पर झपटा नहीं था, क्या शेर ने उसका पीछा नहीं किया था। तो मैंने उसे जवाब दिया कि हालांकि उसने ऐसी हर मुमकिन कोशिश की थी कि शेर वैसा कुछ करे। तो मोती ने कहा कि मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है कि मुझे चीखना और दौड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। ये बोलते बोलते उसकी आवाज डूबती सी गई और उसका सिर आगे को झुकने लगा। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर गिरने से रोका, लेकिन मेरे हाथों से फिसलता हुआ धम से जमीन पर आ गिरा। उसके चेहरे से खून की हर बूंद निचुड़ गई हुई दिखती थी, और जब जमीन पर वो वैसे ही औंधा पड़ा रहा और बीतने वाला हर मिनट पिछले मिनट से लंबा महसूस होने लगा, तो मुझे शक हुआ कि कहीं सदमे की वजह से मोती मर तो नहीं गया। जंगल में इमरजेंसी के ऐसे हालातों में कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ भी किया जा सकता था वो मैंने जरूर किया। मैंने मोती को पीठ के बल सीधा लिटा दिया, उसके कपड़े ढीले किए और उसकी छाती की मालिश की। जब मैं उम्मीद छोड़ रहा था और मन ही मन मोती को लाद के घर ले जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। जब मोती आराम से अपनी पीठ एक पेड़ से टिकाकर बैठ गया और आधी पी सिगरेट उसके होठों में फंसी थी, तब मैंने उससे पूछा कि मुझे एकदम सही सही बताओ कि आखिर क्या हुआ था, तुम इतना कैसे डर गए थे। आपसे अलग होने के बाद मैं उस गहराई में थोड़ा ही आगे बढ़ा था और बहुत बारीकी से जमीन पर खून या बालों के निशान देखता हुआ चल रहा था कि उतने में मुझे एक पत्ती के ऊपर ऐसा दिखाई दिया जैसे कि वह खून का सूखा धब्बा हो, और नजदीक से इसका जायजा लेने के लिए मैं झुका, और जैसे ही अपना सिर वापस उठाया तो मैं सीधे शेर के आंखों में देख रहा था। शेर का मुंह मेरी तरफ था और मुझसे 3 या 4 कदम की दूरी पे वह जमीन पे लेटा हुआ था। उसका सिर जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, मुंह पूरा खुला हुआ था, उसकी ठुड्डी और छाती पे खून था। ऐसा लगा कि वह मुझ पे झपटने ही वाला है। यह देखकर मुझे कुछ भी समझ में आना बंद हो गया और मैं चिल्लाते हुए भाग निकला। उसे मरे हुए सांभर का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। उसने कहा कि वहां मैदान खुला था और कोई झाड़ जंकाड़ नहीं थे। जहां शेर लेटा हुआ था वहां पे कोई भी शिकार नहीं पड़ा था। मैंने अपनी सिगरेट मसल के बुझा दी और मोती को वहीं रुकने के लिए कहकर मैं मामले की जांच करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मुझे इस बात की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी कि एक शेर जिसका मुंह खुला हो
और जिसकी ठूठी और छाती पे खून लगा हो वह मोती को अपने इतने नजदीक आने दे, और वह भी खुले मैदान में, और मोती को न मारे। वह भी तब जबकि मोती उसके सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। मोती जहां खड़ा होकर चिल्लाया था उस जगह तक मैं बेहद चौकन न होकर पहुंचा। तब मुझे अपने सामने वह जगह दिखाई दी जहां सूखी पत्तियों के गलीचे पे शेर के दाएं बाएं करवट बदलने के निशान मौजूद थे। इस जगह की अगली तरफ आधी गोलाई में थकेदार खून पड़ा हुआ था। शेर के लेटने की जगह को बचाते हुए मैं एक तरफ से घेराव काट के इस जगह के दूसरी तरफ पहुंचा, और मुझे खून की हल्की सी लेकिन ताजी लकीर दिखाई दी जो बगैर किसी वजह के टेढ़ी मेढ़ी चलती पहाड़ी की तरफ गई थी, और पहाड़ की तली के साथ साथ कुछ सौ गज के चलने के बाद एक गहरी संकरी खाई में उतर के वहां मौजूद पानी की धार तक पहुंच गई थी। पहाड़ की तली के साथ साथ चल रही यह खाई बहुत गहरी थी और शेर इसी खाई में आगे चला गया था। मैं वापस जमीन के उसी टुकड़े पे आ गया था जहां शेर पहले लेटा हुआ था। वहां पड़े थक्कों में बदल चुके खून की मैंने जांच की। खून में हड्डियों और दांतों के बारीक टुकड़े थे। इन टुकड़ों ने मुझे वह खुलासा कर दिया जो समझने की मैं कोशिश कर रहा था। 2 रात पहले गोली चलने की जो आवाजें मैंने सुनी थी, उस गोली ने शेर के निचले जबड़े के परगच्चे उड़ा दिए थे, और शेर जंगल में उस तरफ चला गया था जहां उसका घर था। अपनी तकलीफ और बहते हुए खून की वजह से वह ज्यादा आगे नहीं जा सका और इस जगह आके लेट गया था। यही वह जगह थी जहां पहले सांबर ने उसे दर से लोटपोट होते हुए देखा था, और यही वह जगह थी जहां 30 घंटे बाद मोती शेर के सामने आ खड़ा हुआ। किसी भी जानवर के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह चोट उसके निचले जबड़े में गोली मारने से होती है। यही शेर के साथ हुआ था। घाव की वजह से शेर को तेज बुखार था, और जब उसने मोती को इतना नजदीक से चिल्लाते हुए सुना था तब यह गरीब शायद नीम बेहोशी की हालत में था। वह चुपचाप उठा था और लड़खड़ाते हुए चला गया था उस खाई में पहुंचने की आखिरी कोशिश में जहां उसे मालूम था कि वहां पानी मौजूद है। यह तसल्ली करने के लिए कि मेरे सारे अंदाजे ठीक है, मोती और मैं नदी पार करके साथ वाले शूटिंग ब्लॉक में जहां 14 भैंसों को बांधा गया था आ पहुंचे। हमारा इरादा एक निगाह डालकर वहां की जमीन देखना था। यहाँ पर एक पेड़ पे काफी ऊंचाई पे मचान बंधा हुआ था जिस पे 3 बंदूकची बैठे थे। हमें वो आधा खाया हुआ जानवर भी दिखाई दिया जिसके खाते वक्त शेर गोली का निशाना बना हुआ था। अध खाए जानवर के पास खून की एक मोटी लकीर नदी तक चली गई थी, और इस लकीर के एक तरफ पूरी लंबाई में हाथी के पांव के निशान भी थे। मोती को नदी के दाएं किनारे छोड़ के नदी पार करके मैं अपने वाले शूटिंग ब्लॉक में आ पहुंचा। खून की लकीर के साथ चलते हाथी के निशानों को देखते हुए मैं 5 या 600 गज आगे तक चला गया जहां की खून की लकीर घने जंगल में चली गई थी। इस घने जंगल के किनारे हाथी रुक गए थे और वहां कुछ देर खड़े रहने के बाद काला डूंगी की तरफ चले गए थे। पिछली शाम को उस बड़े सुअर को निपटाने की कोशिश में जब मैं निकल रहा था तब यह हाथी मुझे दिखाई दिए। इनमें से एक शिकारी ने मुझसे पूछा भी था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब मैंने उसे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। 3 बंदूकधारियों की यह पार्टी अपने हाथियों पर सवार होकर फॉरेस्ट पेंगलू की तरफ चली गई, और मैं भी पैदल बगैर किसी चेतावनी के जंगल के उस हिस्से में चला गया जहाँ की उन्होंने एक शेर को घायल करके छोड़ दिया था। जहां मैंने मोती को छोड़ा था वहां से वापस गांव पहुंचने के लिए हमें 3 मील चलना था, और यह दूरी तय करने में करीब हमें 3 घंटे लग गए क्योंकि बगैर किसी जाहिर वजह के मोती वीकनेस को फील कर रहा था और उसे बार बार आराम करने के लिए रुकना पड़ रहा था। मोती को घर चढ़ने के बाद मैं सीधा फॉरेस्ट बंगले जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि 3 बंदूकधारियों वाली पार्टी अपना सामान बांध चुकी थी और हल्द्वानी से शाम को चलने वाली गाड़ी पकड़ने के लिए रवाना होने वाली थी। हमने बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ देर बातचीत की। बोलने का ज्यादातर काम मैं ही कर रहा था, और जब मुझे मालूम हुआ कि जंगल में छोड़े गए घायल शेर का पूरा निपटारा न कर पाने की इकलौती वजह सिर्फ यही थी कि उन्हें किसी जलसे में जाना था, तो मैंने उन्हें बताया कि यदि मोती सदमे की वजह से मर जाता है या मेरे कोई गांव का कोई भी आदमी घायल शेर के हाथों मारा जाता है तो उनके ऊपर ही खून का इल्जाम लगाया जाएगा। बंदूकधारियों की पार्टी मेरी बात सुन के चली गई और अगली सुबह एक भारी राइफल लेके मैं उस खाई में घुस गया कि जहां शेर गिरा था। मेरा इरादा किसी के लिए शेर की खाल लेकर लौटना नहीं बल्कि शेर की तकलीफ का खात्मा करना और उसकी खाल को वहीं जला देने का था। इसी खाई के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ था, और ये ऐसी जगह थी जहां किसी जख्मी शेर की तलाश मैं कभी नहीं करना चाहता।
बहरहाल मैंने ऊपर से नीचे तक खाई की तलाशी ली और दोनों तरफ की पहाड़ियों को भी छान मारा, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद मुझे शेर का कोई निशान नहीं मिला। वजह यह थी कि खाई में घुसने के बाद शेर के खून के निशान मिलने बंद हो गए थे। 10 दिन बाद एक फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में दौरा करते वक्त जख्मी शेर की लाश मिली, जिसे गिद्ध खा चुके थे। उस साल गर्मियों में सरकार ने सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक के बीच शेरों की घात में बैठने पे कानूनन पाबंदी लगा दी और शिकारियों के लिए जरूरी कर दिया कि यदि कोई जानवर उनकी गोली से जख्मी हो तो उसका पूरा निपटारा करने की मुमकिन कोशिश करने के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे हर मामले की रिपोर्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस को देंगे। मोती के साथ ये वाकया दिसंबर के महीने में हुआ था और जब अप्रैल के महीने में हम काला डूंगी से जाने लगे तो मोती पे सदमे का असर नहीं के बराबर बचा था। अब किस्मत मोती का साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि महीने भर बाद ही अपनी खेत की रखवाली करते हुए समय एक तेंदुए को उसने जख्मी कर दिया और अगली सुबह घने जंगल में जब मोती जख्मी तेंदुए की तलाश में निकला तो तेंदुए ने मोती को बुरी तरह नोच डाला। इस मुठभेड़ के जख्मों से अभी मोती उभर भी नहीं पाया था कि बदकिस्मती से उसे गौ हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हिंदुओं में गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। ठटरी जैसी वह बूढ़ी और मरियल गाय पड़ोस के गांव से भटक कर इस तरफ आ निकली थी और मोती के खेत में चल रही थी। मोती जब उसे खेत से बाहर भगाने की कोशिश कर रहा था तो उसका एक खुर चूहे के गहरे बिल में जा फंसा, जिससे उसका पांव टूट गया। हफ्तों तक मोती ने बड़ी लगन से अपने खेत में पड़ी इस गाय की सेवा की, लेकिन आखिरकार गाय मर ही गई। यह मामला गांव के पुजारी को अपने बस के बाहर का लगा और उसने मोती को हरिद्वार की यात्रा करने को कहा। यहाँ वहां से पैसे मांग के मोती हरिद्वार गया भी। हरिद्वार में बड़े मंदिर के बड़े पुजारी के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुजारी महाराज ने पूरे मामले पे विचार करने के बाद मोती को हुक्म सुनाया कि वह मंदिर को दान दे, इससे उसका पाप धुल जाएगा, लेकिन उसे अपने गुनाह का एहसास बना रहे, इसके लिए उसे खुद को कोई सजा देनी होगी। पुजारी ने उससे पूछा कि उसे सबसे ज्यादा मजा किस बात में आता है, तो सीधे साधे मोती ने सरलता से कह दिया कि उसे सबसे ज्यादा मजा शिकार करने और मांस खाने में आता है। पुजारी ने मोती को आगे की जिंदगी में इन दोनों चीजों से दूर रहने का फरमान सुना दिया। तीरथ करके अपना गुनाह धुलने के बाद मोती वापस तो आ गया, लेकिन पछतावे का बोझ साथ लेता गया। वैसे भी उसे शिकार के मौके गिने चुने ही मिलते थे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक बंदूक थी जो बारी आने पर ही उसे मिलती थी। ऊपर से जो भी शिकार उसे हासिल करना होता था वो गांव की सरहद के भीतर ही कर सकता था। उसकी हैसियत के किसी आदमी को सरकारी जंगल में बंदूक का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद मोती को उस पुरानी बंदूक के इस्तेमाल में भारी मजा आता था और कभी कभी सारे नियम और कायदों को तोड़कर उसे अपनी बंदूक भी चलाने देता था। प्रायश्चित का पहला हिस्सा जितना मुश्किल था, दूसरा उससे भी ज्यादा कठिन। और तो और प्रायश्चित के दूसरे हिस्से का असर उसके स्वास्थ्य पर भी होने लगा। हालांकि अपनी जेब से तो महीने में एक बार ही थोड़ा सा गोश्त खरीद पाता था, लेकिन सूरों और साइयों की कोई कमी नहीं थी और हिरन भी कभी कभार भटक कर रात में खेतों में आ जाया करते थे। हमारे गांव में रिवाज था कि एक आदमी के मारे जानवर का बंटवारा पूरे गांव में बराबरी से होगा। यह रिवाज मुझ पर भी सख्ती से लागू होता था और इसीलिए मोती सिर्फ अपने खरीदे गोश्त पे गुजारा करने को मोहताज नहीं था। तीरथ के बाद जो सर्दी का मौसम आया तो मोती को जबरदस्त खांसी उठने लगी। हमने जो भी इलाज किए वो सब मोती को राहत देने में नाकामयाब रहे। काला डूंगी से गुजर रहे अपने एक डॉक्टर दोस्त से मैंने मोती की जांच कराई तो ये जानकर मैं सन्न रह गया कि मोती को टीबी हो गई है। डॉक्टर की सलाह पे मैंने उसे 30 मील दूर बुवाली सेंटोरियम भेज दिया। 5 दिन बाद सेंटोरियम के सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी के लिए मोती वापस लौट आया। चिट्ठी में लिखा था कि मोती का मामला एकदम नाउम्मीद हो चुका है, लिहाजा उसे सेंटोरियम में भर्ती नहीं किया जा सकता। एक मेडिकल मिशनरी जो कई बरस तक टीबी सेंटोरियम में भी काम कर चुका था, उन्हीं दिनों हमारे मेहमान के तौर पर आया था। उसने हमें सलाह दी कि मोती को खुले में सुलाया जाए और एक पाव दूध में कुछ बूंदे पैराफिन डालकर हर सुबह उसे पिलाया जाए, ताकि बचे सर्दी के इस मौसम के दौरान मोती खुले में सोता रहा और सिगरेट पीते हुए हर सुबह हमारी गौशाला से आए एक पाव ताजा दूध पीता रहा। हिंदुस्तान में गरीब भाग्य के भरोसे होते हैं और साथ ही उनमें बीमारियों का मुकाबला करने की ताकत भी ना के बराबर ही होती है। जब हम अपने गर्मियों वाले घर में चले गए तो मोती को हमारा साथ मिलना बंद हो गया और हमारी मदद हालांकि उसे बराबर मिलती रही, लेकिन हमारा वहां न होना मोती को अखरने लगा। जब हमने यह घर छोड़ा तो मोती ने अपने ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ दी और 1 महीने बाद ही मोती की मृत्यु हो गई।
हमारे तराई के इलाकों की औरतें सबसे ज्यादा मेहनती होती है और मोती की जो विधवा थी, पुनवा की माँ, वो तो इनमें भी सबसे ज्यादा कमर तोड़ मेहनत करने वाली महिला थी। कद में छोटी और कसी हुई, चकमक पत्थर जैसी कठोर और काम के मामलों में ऊंट बिलाव जैसी मेहनती यह औरत अभी दोबारा शादी करने के लायक जवान तो थी, पर अपनी जात बिरादरी के उसूलों की वजह से उसने दोबारा शादी नहीं की और बहादुरी से वक्त का सामना करने लगी। अपनी सभी जिम्मेदारियां उसने किसी मर्द से भी ज्यादा बेहतर ढंग से निभाई और उसके बच्चे छोटे होने के बावजूद अपनी पूरी काबिलियत से उसकी मदद करते रहे। उसके 3 बच्चों में सबसे बड़ा पुनवा अब 12 साल का था और पड़ोसियों की मदद से जुताई बुआई और खेत के दूसरे काम भी कर लेता था। कुंती 10 बरस की थी और उसकी शादी हो चुकी थी। 5 साल बाद अपना गोना होने तक वह घर के 1001 कामों में माँ का हाथ बटाती थी। खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, उनकी मरम्मत करना जैसे सब कामों में वह अपनी माँ की मदद करती थी। पूर्वा की माँ को अपने और अपने बच्चों के कपड़ों का बहुत ध्यान रखता था। कपड़े भले ही कितने पुराने क्यों न हो, उसमें कितनी ही पैबंद क्यों न लगे हो, उनका एकदम साफ होना जरूरी था। सिंचाई वाली नहर से या बोर नदी से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाना, जंगल के जलाओ लकड़ी लाना, दुधारू गाय और उनके बछड़ों के लिए जंगल से घास और नई उगी कोमल पत्तियां तोड़ना, खेत में निराई करना, फसल काटना, धान कुटना भी पुनवा की माँ के काम थे। इनमें से धान कुटना एक मुश्किल काम था। जमीन में गड़े पत्थर की ओखली में धान डालकर लोहा लगे लकड़ी के भारे मूसल से उसे कूटना ऐसा काम था जिसमें किसी भी मर्द की मांसपेशियां जवाब दे जाए। गेहूं साफ करना और पुनवा को भेज के पवन चक्की में आटा पिसवाना, बार बार 2 मील दूर बाजार जाना और दुकानदारों से झाए झाए करके चीजों के दाम कम कराना और खाने और पहनने का थोड़ा बहुत जो भी सामान वह खरीद सकती थी लेकर आना भी पुनवा की माँ के ही काम थे। सबसे छोटा बच्चा शेर सिंह 8 बरस का था और सवेरे पो पटने पे अपनी आंख खुलने के बाद से ही रात का खाना खा के सोने के लिए आंख बंद करके दिन भर शेर सिंह वह सब करता था जो एक लड़का कर सकता है। खेत की जुताई में वह पुनवा का हाथ भी बटाता था, हालांकि हल घुमाने लायक ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए उसे खुद इस काम में किसी की मदद लगती थी। शेर सिंह को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी और वह गांव का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। जब वह दिखाई नहीं देता था तब वह सुनाई देता था। उसे गाने का बहुत शौक था। 4 बैल, 12 गाय, 8 बछड़े और लालू 7 बैल शेर सिंह के जिम्मे थे। हर सुबह दूध देने के बाद वह गायों को खूंटे से खोल के साल से बाहर लाता और दीवार से बने छोटे से दरवाजों से उन्हें बाहर कर देता। इसके बाद वह सार की सफाई में जुट जाता और तब तक सुबह के खाने का वक्त हो जाता था। खाने के लिए अपनी माँ या कुंती की आवाज सुन के हाथ में दूध का डब्बा लिए वो तेजी से खेत बात पार करता हुआ घर पे पहुंचता था। सवेरे के साथ खाने में ताजी गर्म चपातियां और दाल होती थी जो कि हरी मिर्च और नमक से लबरेज होती थी और सरसों के तेल में छौंकी जाती थी। नाश्ता करने के बाद कुछ और छोटे मोटे काम निपटाने के बाद शेर सिंह अपने दिन का असली काम शुरू करता था। ये काम था मवेशियों को जंगल में चराना, उन्हें भटकने से रोकना और तेंदुए और शेरों से उनकी हिफाजत करना। इस कहानी का अगला भाग आप अगले वीडियो में सुन पाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।